हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। आप सभी प्यारे साथियों को पता है कि राजस्थान जीके का एक कॉम्बो बैच, अभ्यास बैच, जिसमें राजस्थान की मिडिवल हिस्ट्री पर हमने राजस्थान के मेवाड़ के गुहिल वंश पर चर्चा करना शुरू किया था। पिछले 3 एपिसोड के माध्यम से मैं आपको राजस्थान के मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित जबरदस्त और शानदार प्रश्नों का एनालिसिस करवा चुका हूं। आज के इस सेशन में भी हम जबरदस्त और शानदार प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। एक बार जितने भी तमाम साथी लोग हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा और लाइव सेशन को एक बार जोरदार तरीके के साथ में शेयर कीजिएगा। बिल्कुल गुड आफ्टरनून सभी का स्वागत अभिनंदन है और सभी प्यारे मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। जबरदस्त तरीके के साथ में आज की सेशन को हम देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आज के सेशन में हमारे क्वेश्चन होंगे। एक बार आप भी अपने अपने मित्रों तक शेयर करें। बिल्कुल सभी प्यारे साथियों को जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल सबका स्वागत है मित्रों। अब बिना किसी देरी के मैं आगे बढ़ूंगा और खूब सारे साथी इस लाइव सेशन का हिस्सा बनेंगे और वो जो हिस्सा बनेंगे मित्रों, तो उन सभी साथियों तक पहुंचाइएगा इस सेशन को जबरदस्त तरीके के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे साथियों की आज है आपके 25 मई और दिव्य दृष्टि क्लासेज के द्वारा मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में 25 मई से लेकर मित्रों आपके जो है मित्रों 3 जून 2026 तक आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। और ये आपका जो है प्यारे साथियों अभ्यास जो बैच है, जो 151 रुपए का हुआ करता था, आज ये बैच आपको ओनली 99 रुपए के अंदर अवेलेबल होगा। मात्र 99 रुपए में आप राजस्थान जीके का शानदार एक कॉम्बो बैच है उसे परचेज करें, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी वाला सेक्शन आपको जो है मित्रों मोहन सर पढ़ाने वाले हैं। राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट अभिषेक सर करवाएंगे और राजस्थान की मिडिवल हिस्ट्री और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का पार्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ। 6 से 8 हजार प्रश्नों का ये अपना बैच होगा। जबरदस्त अपने कंटेंट के साथ में हम इस बैच को पढ़ेंगे और इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो बैच है मित्रों, ये न्यू पैटर्न को फॉलो कर रहा है और न्यू पैटर्न बेस्ड इसमें क्वेश्चन है मित्रों। जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, जिसमें आपको कथन कारण वाले सवाल, कालक्रम वाले सवाल, काल और कूट वाले सवाल, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है मित्रों वो देखने को मिलेंगे। तो जो भी कोई साथी इच्छुक विद्यार्थी वो इस बैच को खरीद लें। मात्र 99 रुपए के अंदर ये बैच आपका अवेलेबल है। चलिए मित्रों, इसी के साथ में आपको बता दूं अभ्यास बैच तो आपको बता ही दिया मैंने, ओनली 99 रुपए का है। दक्ष बैच अगर आप लेना चाहते हो तो ये मात्र 39 रुपए का। और दक्ष बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा मित्रों, तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर जो है मित्रों, एक तो इसकी थ्योरी आपको इसके अंदर मिल जाएगी और आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी के साथ में मित्रों उसका एमसीक्यू जो है वो भी आपको मिलेगा उसमें, इस दक्ष बैच में। फिर दूसरी बात करें तो इस 39 रुपए के साथ में आपके जो है मित्रों आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन तो आपको मिलेगा ही सही, लेकिन आपको जो है मित्रों राजस्थान करेंट अफेयर्स के जो है लगभग 800 से ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर टॉपिक वाइज आपको जो है मित्रों मिलने वाले हैं, ये आपके दक्ष बैच में। और ये दक्ष बैच आपके लिए मात्र 39 रुपए में अवेलेबल है। जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज में जो आपको कई दिनों से बताता आया हूँ, जो आपके मित्रों एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आपके टॉपिक वाइज है। 100 से ज्यादा पेपर इसके अंदर अपलोड हो चुके हैं और टॉपिक वाइज जो है मित्रों आपको यहाँ इसमें पेपर मिलेंगे। लगभग 100 से लेकर 150 जो है मित्रों वो आपको इसके अंदर पेपर मिलने वाले हैं। नए पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के 1600 ज्यादा क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 1400 से ज्यादा क्वेश्चन और आपके करंट अफेयर्स के 1000 से ज्यादा क्वेश्चन। ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो कि पहले 51 रुपए के अंतर्गत थी, अब ये मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मित्रों आपको मात्र 39 रुपए में अवेलेबल होगी। तो मात्र 39 रुपए में जो है मित्रों आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज को भी जो है वो परचेज कर सकते हैं। जो भी इच्छुक विद्यार्थी जिनको लगता है कि बेहतरीन कंटेंट हमें पढ़ना है और मेरे ऊपर अगर आपका भरोसा है, तो आप जरूर हमारे इस अभ्यास बैच के साथ, दक्ष बैच के साथ और हमारे कॉम्बो टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़िएगा। और आज के इस सेशन का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रखूंगा, मेवाड़ के गुहिल वंश का। आप पढ़िएगा और इस प्रश्न का रिप्लाई कीजिएगा। प्रश्न है मित्रों, मेवाड़ रियासत से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। अपने राजस्थान की मेवाड़ रियासत में अपने 4 घटनाएं दे रखी है, उनको देखना है कि कौन सी घटना पहले घटित हुई थी और घटित होने के वर्ष के आधार पर सही काल क्रम में जमाना है। पहली घटना दे रखी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजय प्राप्त करना, जग मंदिर निर्माण कार्य पूरा और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। फटाक से कमेंट कर दो क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा। शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में है। वो साथी आंसर दे रहे कि सर इसका उत्तर 2 4 1 3 होगा। चलिए मित्रों अभी देखते हैं, आशुतोष का आया है, अभी देखेंगे क्या उत्तर होगा इसका।
चलो भाई बताओ क्या आएगा। देखो मित्रों, चित्तौड़ में 3 साके हुए। दूसरा नंबर का साका की बात करा तो मार्च 1535 में हुआ था। उस समय आपके चित्तौड़ का शासक था कौन? विक्रमादित्य। और वो बाल्य अवस्था में था तो केसरिया आपने किसने किया था? बाघ सिंह रावत ने, जो देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत था। जौहर उसके अंदर हाड़ी रानी कर्मावती ने किया। और आक्रमणकारी था गुजरात का, उसका नाम था बहादुर शाह। तो ये मार्च 1535 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब विजय प्राप्त की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत जाता है 1303 में। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर अपने बेटे खिजर खां को सौंप दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस खिजर खां के सम्मान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदला था 1303 में, और इसका नाम रखा था खिजराबाद दुर्ग। और ये चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था किस पर? रावल रतन सिंह पर। ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है। और रतन सिंह के 2 सेनापति थे, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। और इसकी रानी रतन सिंह की जो पद्मनी थी, उसने अन्य महिलाओं के साथ में जोहर किया था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। फिर ये कह रहा कि जग मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण, इसको देख लेते हैं मित्रों। ये जग मंदिर जो है आपके कहाँ बना हुआ? तो पिछोला झील में बना है। पिछोला झील के मध्य भाग में निर्मित है। पिछोला झील की लोकेशन आती है मित्रों आपके उदयपुर में। अब देखो मित्रों, जग मंदिर में 2 तरह के सवाल बनते हैं। ये आपका जो जग मंदिर है मित्रों, इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो आपके कब हुआ था? इसका निर्माण कार्य शुरू 1620 में हो गया था। अब 1620 में तो इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन ये निर्माण कार्य शुरू किया था किसने मित्रों? करण सिंह ने। लेकिन लाल याद रखना भाई, आपने क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है निर्माण कार्य पूरा कब हुआ, ये क्वेश्चन है अपना। तो इस जग मंदिर का निर्माण कार्य जो पूर्ण है मित्रों, ये आपके होता है कब? 1651 में। और इसका जब निर्माण कार्य पूरा हुआ तब उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा थे मित्रों जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट के समय इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ 1651 में। और आपको पता है 1857 की क्रांति के समय नीमच सैनिक छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेजों को महाराणा स्वरूप सिंह ने इसी जगमंदिर उदयपुर में शरण दी थी। और जब शाहजहां खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तब भी उसे करण सिंह ने जगह दी थी जग मंदिर में। इसीलिए तो आपके इस उदयपुर के जग मंदिर को ताजमहल की प्रेरणा दी जाती है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा 1651 ईस्वी में। अगला स्टेटमेंट दे रखा, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा इसका वास्तविक निर्माता है। और इसका निर्माण हुआ था 1448 से लेकर 58 ईस्वी में। कौन करवाता इसका निर्माण? तो कुंभा ने करवाया था, नागौर विजय के उपलक्ष्य में। मारवाड़ को कंट्रोल करने के लिए करवाया था इसका निर्माण। ठीक है मित्रों, तो अब देख लो, इसको जमाना था कालक्रम में। सबसे पहले 2 नंबर आएगा, फिर उसके बाद में 1303 के बाद में चले तो फिर 1535, फिर 1 नंबर आएगा। तो 2 1 2 1 3 4, बहुत बढ़िया भाई, यही इसका उत्तर होगा। और 2 1 के बाद में तीसरा ऑप्शन है आपका ये अपने 2 1। ये तो थोड़ा सा मिस्टेक है मित्रों, इसमें पहले कुंभलगढ़ दुर्ग आएगा ना, तो पहले 2 नंबर फिर 1 नंबर फिर आपका, अरे सॉरी भाई, सबसे पहले 2 नंबर आएगा, फिर उसके बाद में आपका चौथा नंबर आएगा मित्रों, चौथे के बाद में पहला और फिर तीसरा। ये आपका बी नंबर ऑप्शन होगा मित्रों। बढ़िया शानदार क्वेश्चन था और जबरदस्त तरीके के साथ में ये क्वेश्चन हमने क्या किया मित्रों? पूरा किया। आओ अगले प्रश्न की और डिस्कस करते हैं। नीचे 2 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन ए के रूप में लिखा है और दूसरा कारण आर के रूप में लिखा हुआ। और आपको सही कूट की जो है मित्रों पहचान करनी है। पढ़ लो भाई आप, क्या दे रखा कथन? कह रहा है कि मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा को हाल गुरु के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के जो शासक कुंभा है मित्रों, इन्हें अपने किस नाम से जाना जाता? हाल गुरु। अब हाल गुरु क्यों कहते हैं भाई? इसके नीचे कारण लिख के दिया, क्या सही है? क्या है कारण? मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक गिरी दुर्गों का निर्माण करवाया था। गिरी दुर्ग का मतलब जानते हो आप? इसका मतलब होता है मित्रों कोई भी ऐसा दुर्ग जो या तो किसी पहाड़ी पर बना होगा, या वो दुर्ग किसी पर्वत पे बना हो, या फिर उस दुर्ग का निर्माण किस पे हुआ हो? पठार पर। इस प्रकार का दुर्ग आपके क्या कहलाता है मित्रों? गिरी दुर्ग कहलाता है। और अपन जानते हैं मित्रों कि मेवाड़ का जो शासक कुंभा है ना, इस कुंभा ने वीर विनोद जो पुस्तक है मित्रों कवि राजा श्यामल दास की, वो किताब हमें कहती है। और वीर विनोद के अनुसार ये कहा गया कि जो कुंभा है उसने मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण करवाया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद कह रही है। फिर मैं अगर वहीं बात करूं आपके कुंभा की, तो आपको पता है जबरदस्त क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
कुंभा एक ऐसा बंदा है जिसको आपके मित्रों राजस्थानी चित्रकला और राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। तो राजस्थान की चित्रकला और स्थापत्य कला का जनक कौन है मित्रों? तो आपको पता है उस बंदे का नाम आता है आपके मेवाड़ के शासक कुंभा का। और कुंभा ने मेवाड़ में वास्तविक रूप से वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया था, इसलिए इसको आदिवरा परम भागवत भी कहते हैं। संगीत में रुचि थी, वीणा बजाता था, इसकी वीणा का नाम था वल्लकी, इसलिए इसको अभिनव भट्टाचार्य भी कहा गया। तो हाल गुरु इसीलिए तो कहते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र में इस बंदे ने सर्वाधिक गिरी दुर्गों का निर्माण करवाया था। और गिरी दुर्गों का निर्माण करवाने के पीछे इसीलिए इनका नाम आया क्या मित्रों? हाल गुरु। तो यह आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जिसका भी ए ऑप्शन है एकदम शानदार तरीके के साथ में उन्होंने सही उत्तर दिया है। आओ मित्रों अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है मित्रों, मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेखित कीजिएगा जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। क्या शानदार सवाल है मित्रों। मालवा का एक शासक है बाज बहादुर और उसको शरण प्रदान करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? क्या मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे? क्या मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा थे? क्या मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा थे? क्या मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे? बढ़िया क्वेश्चन है, बता दो फटाक से, शानदार क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर? चलिए भाई रिप्लाई कीजिएगा फटाफट से। आशुतोष कह रहे हैं ए आएगा सर, अभी देखते हैं मित्रों। कानू तिवारी भी कह रहे हैं सर उदय सिंह आएगा। चलो बहुत बढ़िया, कुछ साथियों ने रिप्लाई भी किया। अब देखो मित्रों, मालवा यानी मध्य प्रदेश में एक शासक था, उसका नाम था बाज बहादुर। इसको शरण प्रदान करने वाला मेवाड़ का महाराणा कौन था? उस मेवाड़ के महाराणा का नाम आपके आ जाता है मित्रों क्या? और उनका नाम हो जाएगा आपके उदय सिंह। याद रख लेना भाई। अब उदय सिंह का अगर मैं बात करूं तो इनका शासन काल भी याद रख लेना, 1540 से 72 ईस्वी तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपके उदय सिंह का मैं एक जबरदस्त सवाल बता देता हूँ। मेवाड़ के महाराणा जो उदय सिंह थे मित्रों, इनकी जो मृत्यु है ये आपके 28 फरवरी को हुई थी 1572 ईस्वी में। और 1572 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कौन से दिन हुई थी मित्रों? होली के दिन हुई थी। होली के दिन इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी ये मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गोगुंदा में। और गोगुंदा जो कि आपके पड़ता है कहाँ पर मित्रों? उदयपुर में। अब देखो आप यहाँ ध्यान से सवाल को सुनना, इसी गोगुंदा उदयपुर में इनकी मृत्यु हुई, तो यह इनका अंतिम संस्कार किया गया। और जहां अंतिम संस्कार हुआ वहां मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह की क्या बनाई गई मित्रों? छतरी। तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की जो छतरी है मित्रों, ये आपके गोगुंदा उदयपुर में है, ध्यान रखना। फिर अगर मैं बात करूं तो इसी गोगुंदा स्थान पर मित्रों 28 फरवरी को अपने 1572 में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक भी हुआ। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हालांकि देखा जाए तो महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, वो भी अपन जानते हैं मित्रों। ये 28 फरवरी 1572 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है मित्रों। ये जबरदस्त और शानदार प्रश्न आपका जिस तरीके से बनता है और आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको भी आपको जो है मित्रों ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो भाई, और ये आपके मेवाड़ के महाराणा जो अपने सांगा है, ये तो याद ही है, 80 गाँव थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। इस बंदे को सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। सैनिकों का भग्नावशेष के नाम से जाना जाता है आपके किसको मित्रों? तो ये आप ध्यान रख लेना, मेवाड़ के महाराणा अपने सांगा। और हिंदुओं को संरक्षण दिया, इसलिए इनको हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ आपके बाज बहादुर को संरक्षण दिया था किसने? ये आप याद रख लेना, महाराणा उदय सिंह ने। और इस बाज बहादुर की जो बेगम थी वो भी बता देता हूँ मित्रों, लिखो आप, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई। बाज बहादुर जिसकी बेगम का नाम क्या था? तो मेरे लाल ध्यान रखना भाई, बाज बहादुर की जो बेगम थी उसका नाम आता है मित्रों रूपमती। क्या नाम था मेरे लाल? रूपमती। और रूपमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी बड़ी खतरनाक थी भाई साहब, जिसके चित्र आपके राजस्थान की जोधपुर चित्रशैली के अंदर बने हुए। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब तगड़ा आया है, कथन कारण वाला है। नीचे दो बिंदु दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखा है और दूसरा कारण आर के रूप में लिखा है। सही कूट की पहचान करनी है। पढ़ लो भाई एक बार अच्छे से। अभिकथन क्या दे रखा? ये कह रहा है कि जो विजय स्तंभ है उसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द अंकित है। क्या ये बात सही है मित्रों? बताओ भाई आप। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है आपका तो, और इस तरीके का सवाल जब आएगा तभी तो मजा आएगा भाई। अब बता दो।
और अगला इसने कारण लिख के दिया है मित्रों कि मेवाड़ के शासक जो कुंभा है उसकी ये दूरदर्शी सोच थी। क्या ये बात सही है मित्रों? इसलिए लिखा हुआ कि अल्लाह शब्द। बताओ भाई, शानदार प्रश्न है। और क्या होगा इसका रिप्लाई? बढ़िया गजब का प्रश्न। चलो भाई रिप्लाई कर दो फटाक से। क्या आंसर आएगा मित्रों? चलिए कुछ साथी ये बता रहे हैं, देख लेते हैं मित्रों। अब किसकी बात कर रहा है मित्रों? ये विजय स्तंभ की। अब आप जानते हो कि विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में कौन सा शब्द लिखा है? अल्लाह शब्द। ये वाली बात भी सही है। ये अल्लाह जो शब्द है मित्रों, ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने स्वयं ने लिखवाया था। और इसलिए लिखवाया था कि उनको पता था कि आज तो मैं यहाँ पावरफुल शासक हूँ, पता नहीं आने वाले समय में मेवाड़ किसी मुगल के हाथ में चला जाए तो मुगल सबसे पहले इसी इमारत को ध्वस्त करेगा। इसलिए इस इमारत को बचाना बहुत जरूरी है। और ये मेवाड़ के शासक कुंभा की दूरदर्शी सोच थी, जिसने अपने इस विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखवाया था। तो यहाँ मित्रों बिल्कुल आपका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब मैं आपको देखो भाई, इस विजय स्तंभ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। कौन सी इमारत की बात कर रहा है? विजय स्तंभ। इसको मित्रों हम क्या कहते हैं? विक्ट्री टावर कहते हैं। अब इसके जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है तो आप एक बार देखिएगा, क्या इसके उत्तर होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मित्रों, पहला सवाल तो ये आता है, विजय स्तंभ जो है मित्रों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके कहाँ स्थित है? तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, इसकी लोकेशन आपके आ जाती है मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ है, ये आपके कितने मंजिला इमारत है मित्रों? तो ये आपके 9 मंजिला इमारत है। अगली अगर बात करूं मैं तो ये 122 फीट ऊंचा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस विजय स्तंभ की बात करें मित्रों तो इसके अंदर आपके कितनी सीढ़ियां लगी हुई है? इस विजय स्तंभ में आपके 157 सीढ़ियां लगी हुई, 157 सीढ़ियों युक्त ये इमारत बनी हुई है। ये भी क्वेश्चन जो है मित्रों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो विजय स्तंभ है मित्रों, इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति भगवान शिव के डमरू के समान। तो शिव जी का जो डमरू होता है मित्रों, तो शिव जी के डमरू के समान आकृति में है मित्रों। ये आपका कौन सी इमारत है मित्रों? विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। अब ये आपका जो विजय स्तंभ है, इसका एक जबरदस्त क्वेश्चन बनता। इस विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? तो 1440 से 48 के बीच में हुआ। अब 1440 से 48 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये मेवाड़ के शासक मित्रों राणा कुंभा ने करवाया। कुंभा इसका निर्माण क्यों करवाता है? तो राणा कुंभा ने मित्रों 1437 में सारंगपुर या मालवा का युद्ध जीता था और महमूद खिलजी फर्स्ट को हरा दिया था। तो सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा अपने विजय स्तंभ का निर्माण जो है मित्रों ये करवाता है। तो सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 1440 से 48 ईस्वी के बीच में आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक इमारत का निर्माण करवाया। उसका नाम है मित्रों आपके विजय स्तंभ विक्ट्री टावर। और बात करूं क्या इसकी? देखो मित्रों, अगर हम इसकी बात करें तो एक जबरदस्त क्वेश्चन और आएगा। इसके वास्तुकार कौन है? एक वास्तुकार है जेता, एक का नाम है नापा, और एक का नाम आता है मित्रों पोमा, और एक बंदे का नाम आता है आपके पोंजा। जबकि मैं आपको बता दूं भाई, आरसी अग्रवाल के अनुसार इसके वास्तुकारों के नाम अलग आते हैं। एक बलराज है, एक भूमि है, और एक इसका वास्तुकार है मित्रों चूथी। ये अपने दोनों तरह की जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये आपके विक्ट्री टावर विजय स्तंभ के क्या है मेरे लाल? विजय स्तंभ के अपने वास्तुकार हैं। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन जो यहाँ से आपका बनेगा भाई। ये क्वेश्चन भी आपको जो है मित्रों एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको ध्यान रखना है, इसका एक सवाल आता, विजय स्तंभ जो इमारत है ना, इसकी पहली जो मंजिल है मित्रों, इस पर किसका मंदिर है? तो भगवान विष्णु का मंदिर। अब सवाल आता मित्रों कि विजय स्तंभ जो इमारत है किसको समर्पित है? तो ध्यान रख लेना भाई, ये आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। फिर अगर बात करें तो इसकी 3rd नंबर की मंजिल की आता है सवाल, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया। तीसरी मंजिल पर आपके 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा है मित्रों? अल्लाह शब्द लिखा है। और ये 9 बार जो अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है ना, ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा की क्या थी मेरे लाल? दूरदर्शी सोच थी। अगर मैं इसकी 5th नंबर की मंजिल की बात करूं तो
इसकी 5वीं नंबर की जो मंजिल है मित्रों, उस पर आपके वास्तुकारों के नाम और उनकी मूर्तियां लगी हुई। तो वास्तुकारों के नाम और उनकी जो मूर्तियां हैं मित्रों, ये आपके कहाँ पर लगी हुई है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा 5वीं मंजिल पर। फिर अगली बात करें तो यहाँ 8वीं मंजिल है। इस 8वीं मंजिल की एक विशेषता है, इस 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है, एक भी मूर्ति नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 9वीं मंजिल की बात कर लेते हैं। इस पर आपके एक प्रशस्ति लिखी हुई है, उसका नाम आता है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या नाम है मित्रों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। इसके लेखक आपके कौन है? अत्रि और महेश है, जो उन्होंने 1460 के अंतर्गत ये लिखी थी। ये भी क्वेश्चन आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। और इस अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मित्रों मेवाड़ के महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। फिर कहते हैं कि ये जो 9वें नंबर की मंजिल है मित्रों, इस पर आकाशीय बिजली गिर गई थी, और ये आकाशीय बिजली गिरी तो उसके बाद में ये 9वें नंबर की मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, और बाद में इस वाली 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण मेवाड़ के एक महाराणा ने करवाया था, और इसका मेवाड़ के महाराणा पुनर्निर्माण करवाता है, उसका नाम था स्वरूप सिंह। जो आप पढ़ते हो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना। और बता देता हूं मित्रों, एक आपको याद रखना है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह है, और एक आपके वीडी सावर का संगठन है, उसका नाम आता आपके अभिनव भारत। उस अभिनव भारत संगठन और राजस्थान पुलिस, और एक आपको ध्यान रख लेना भाई, ये अपने राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर है, इनका सिंबल है, ये प्रतीक चिन्ह है। लो जी भाई साहब, ये विजय स्तंभ आपके सामने है, और विजय स्तंभ अपने राजस्थान की पहली इमारत है, जिस पर आपके भारत सरकार ने 15 अगस्त 1949 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। 1 रुपए का डाक टिकट इस विजय स्तंभ पर जारी हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना दिल्ली की कुतुब मीनार से की थी, और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की। अब रही बात इस विजय स्तंभ के उपनाम की, वो आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसमें सारे लिख दूंगा। क्लियर है भाई? अब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना, मैंने 5 मिनट भी नहीं लगे और आपको पूरा विजय स्तंभ पढ़ा दिया। अब क्या रहेगा भाई, जब इतना डिटेल्स अगर अपन किसी चीज को पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर के पास में कोई सवाल बचेगा जो वो सवाल हमें पूछेगा, और हमें नहीं आएगा। आपको सब कुछ आएगा, आप है ना यकीन रखिएगा। अभ्यास बैच एक ऐसा बैच है जो बैच नहीं मित्रों आपकी जिंदगी बनाने आया, ये आपका भाई आपसे वादा कर रहा है। रियलिटी में इसका कंटेंट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में क्या गजब इसका कंटेंट है। चलो भाई आओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? विजय स्तंभ के उपनामों में से कौन सा एक विकल्प जो है मित्रों, ये आपको इसमें से असंगत नजर आ रहा है? असंगत विकल्प की पहचान करनी है, बताओ भाई। शानदार प्रश्न है, फटाफट से रिप्लाई कर दो। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताओ। चलिए मित्रों कमेंट करें फटाफट से। चलिए कानू तिवारी तो सबसे पहले रिप्लाई कर चुके हैं, सी बता रहे हैं, अभी देख लेंगे मित्रों। चलो अब विजय स्तंभ के तो खूब सारे नाम है मित्रों, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, है ना। चलो भाई इसके उपनाम देख लो। एक तो अगर बात करें तो भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ, इसलिए मित्रों इसको क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज कहते हैं। भगवान विष्णु की सवारी है गरुड़, इसलिए इसको गरुड़ ध्वज भी कहा गया। फिर बात करें तो विजय स्तंभ पर हिंदू देवी देवताओं की खूब सारे मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए मित्रों इसको कहते हैं हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। हिंदू देवी देवताओं का क्या कहते हैं मित्रों? अजायब घर कहते हैं। फिर एक आपके नाम आता है मित्रों, अगर यहाँ देखा जाए तो इस विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई, इसलिए मित्रों इसको क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ कहते हैं। अब देखो मित्रों बात करें हम तो ये आपके जो संगीत की भव्य चित्रशाला, ये डॉक्टर सीमा राठौर ने कहा, ये बिल्कुल सही है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश आपके डॉक्टर गोर्ज ने कहा, ये भी सही है। पर हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा मित्रों, ये गलत है। और जो गलत है वही हमसे आंसर पूछ रहा है ना, वो तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों सी। अब ये गलत हुआ, उसके पीछे कारण बताना है। गोपीनाथ शर्मा ने ऐसा नहीं कहा मित्रों। गोपीनाथ शर्मा ने तो इस विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच बताया। ये तो लोगों के जीवन में रंगमंच है भाई साहब। तो लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने, ना कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश आपके किसने कहा? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ये बिल्कुल आपके जो है मित्रों सही है। फिर एक आपके नाम आता है मित्रों,
और एक विजय स्तंभ का नाम और रह गया, उसको कहते हैं क्या? हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। ये हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम जो निधि है मित्रों, ये भी आपके विजय स्तंभ को कहते हैं। और ऐसा कहने वाले कौन थे इतिहासकार? तो उनका नाम आता है मित्रों आपके आरपी वेब। याद रखना भाई। और ये मुझे कमेंट करके बताओ, इस विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है भाई। बाकी तो आपके सारे पॉइंट एकदम जोरदार और जबरदस्त है। और ये फिर कह रहा हूँ, कोई ना कोई सवाल यहाँ से आपको परीक्षा में जो है मित्रों देखने को मिलेगा। जबरदस्त क्वेश्चन था। चलो अगले प्रश्न की और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है मित्रों, मेवाड़ के किस शासक ने एक लिंग जी के मंदिर की पूजा और उसके मैनेजमेंट की व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से चार गांव के नाम भी है, पिमाना, कलोड़ा, मालाखेड़ा और नागदा, ये दान में दिए थे। और ये चारों दान में दिए गए गांव उदयपुर में है, नागदा के आसपास। बता दो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये तो आपको पता कि एक लिंग जी को मेवाड़ के जो शासक है अपना सब कुछ मानते थे, और वो एक लिंग जी को अपना राजा और स्वयं को उनका दीवान कहते थे, है ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा, मेवाड़ का ऐसा शासक बताओ जिसने एक लिंग जी की मंदिर की पूजा और उसकी प्रबंधन व्यवस्था के लिए चार गांव दिए, बीमाना, कलोड़ा, मालाखेड़ा, नागदा। ये ऐसा मेवाड़ का शासक कौन है? तो उस शासक का नाम आपके आ जाता है क्या? महाराणा कुंभा। कुंभा बड़ा गजब का शासक था भाई साहब, और इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अब तुम देखो ध्यान से, और हम पढ़ लेते हैं मित्रों किसको? एक लिंगनाथ जी को। सवाल आता रहता है इनका कई बार। देखो मित्रों, पहला सवाल तो ये पूछेगा, एक लिंगनाथ जी का मंदिर है कहाँ पर? तो नागदा के पास में एक जगह पड़ती कैलाशपुरी, यहाँ ये मंदिर है। और नागदा जिसकी लोकेशन आपके आती है उदयपुर, क्या भाई। अगला देखो, एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है मित्रों, इसका निर्माण हरित ऋषि के कहने पर मेवाड़ के कुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक पप्पा रावल ने करवाया, 8वीं शताब्दी में करवाया। कहते हैं जब 734 में चित्तौड़ पर मान मौर्य को हराकर अधिकार करता है, तब इसने ये मंदिर बनवाया। फिर कहते हैं एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है मित्रों, इस मंदिर का जो परकोटा है ये मेवाड़ के शासक राणा मोकल ने बनवाया। तो राणा मोकल के द्वारा इस मंदिर का परकोटा बनवाया गया, और ये मोकल ने बनवाया था कब मित्रों? 15वीं शताब्दी। फिर इस मंदिर के अगर मैं प्रेजेंट टाइम वर्तमान स्वरूप की बात करूं, तो इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप आपके मेवाड़ के शासक राणा राईमल ने बनाया था। राणा राईमल के द्वारा, कुंभा का पुत्र था यानी। और ये राणा राईमल भी कौन सी शताब्दी में शासक था? तो ये भी आपके हो जाएगा मित्रों 15वीं शताब्दी। फिर आपको मैं एक सवाल बता दूं, इसकी एक विशेषता है, इस मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपके राजस्थान में एक संप्रदाय था भगवान शिव से संबंधित, उसका नाम था पाशुपात, जिसको आचार्य लकुलिश ने चलाया, तो उसे लकुलिश संप्रदाय या लकुलिश शाखा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आया है, इसको भी आप ध्यान रखें। ये जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन जो आपका एक लिंगनाथ जी का प्रश्न बनता है वो आपके समक्ष यहाँ पूरा हो। और मेवाड़ के शासक कुंभा ने इस एक लिंग जी के मंदिर की पूजा और मैनेजमेंट के लिए बीमाना, कलोड़ा, नागदा, मालाखेड़ा, ये चार गांव दान में दिए थे। ये आपका उत्तर होगा क्या? बी ऑप्शन। कितना तगड़ा क्वेश्चन था जो आपके समक्ष पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ के किस शासक को विजय कट कातू की उपाधि के नाम से जाना जाता है? क्या बात है, इतना गजब का प्रश्न है। मेवाड़ का एक शासक जिसको विजय कट कातू कहते हैं, जो जिस युद्ध में जाता था उस युद्ध को जीत के आता था, पलड़ा उसका बारी था, उसके नाम से तो हर खोप खाता था व्यक्ति। औरंगजेब के समकालीन उस शासक का नाम क्या है? या महाराणा मोकल को कहते हैं, या महाराणा कुंभा को कहते हैं, या महाराणा राज सिंह को, या महाराणा प्रताप को कहते हैं? तो विजय कट कातू के नाम से आपके मेवाड़ के शासक किसको जाना जाता है मित्रों? मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह को जाता है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की बात करें तो एक तो सवाल ये बनेगा मित्रों, ये राज सिंह मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। और आपको पता है औरंगजेब के समकालीन तो थे, और औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध इन्हें किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ भी ब्याह कर लिया था। ये भी क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इनके शासनकाल में सर्वाधिक जलीय स्ट्रक्चर, वाटर स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया, जलीय संरचनाओं।
और इन्होंने जलीय संरचनाओं का निर्माण करवाया था। इसलिए मित्रों मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह को आपके एक नाम से और जाना जाता है, और इनको क्या कहते हैं मित्रों? तो इनको आपके कहते हैं हाइड्रोलिक रूलर। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं राज सिंह जी की, तो इनका शासनकाल भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल कालक्रम वाले सवाल आ जाते हैं। राज सिंह का शासनकाल रहा 1652 से 1680, याद रख लेना। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मित्रों 10 फरवरी 1672 ईस्वी में अपने नाथद्वारा राजसमंद में सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है मित्रों, ये आपके बनवाया था कहाँ पर? सिहाड़ गांव में। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ है मित्रों, और यह श्रीनाथ जी का मंदिर है। इसलिए आज इस सिहाड़ को हम क्या कहने लग गए मित्रों? ये अपन सिहाड़ को कहने लग गए क्या? नाथद्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूर्ण होता है। और विजय कट कातू के नाम से ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को ही जाना जाता। ये भी क्वेश्चन आपको मित्रों ध्यान रखना है। तो यह आपका आंसर होगा क्या? और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा मित्रों सी ऑप्शन। बिल्कुल। आओ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे? औरंगजेब इनके समकालीन था राज सिंह के। कौन कौन से परगने जो है अपने महाराणा राज सिंह को दिए थे? टोडा, मालपुरा, चाकसू, दरीवा, मांडल, बनेड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गयासपुर, शाहपुरा, खैराबाद और जहाजपुर। बताओ भाई। शानदार क्वेश्चन। और आपको पता हो तो पढ़ा होगा आपने। ये जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, इनका एक सेनापति था रतन सिंह चुंडावत, इसकी एक हाड़ी रानी थी सहल कुंवर। चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। इसी राज सिंह का सेनापति था वो रतन सिंह चुंडावत, जो युद्ध में जाते समय अपनी हाड़ी रानी से निशानी मांग रहा था। उस हाड़ी रानी ने तो निशानी के रूप में सर काट के दे दिया। वो अपने राज सिंह। बता दो भाई क्या आंसर आएगा? कुछ साथी बी और सी में उलझ रहे हैं, तो ध्यान रख लेना छोरो। औरंगजेब ने राज सिंह को 3 परगने दिए थे। डूंगरपुर दिया था, बांसवाड़ा दिया था और गयासपुर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको याद रख लेना। एक और क्वेश्चन बताओ मित्रों। ये मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह है, इनकी कोई एक रानी थी, और इनकी रानी का नाम था मित्रों राम रसदे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने मित्रों एक बावड़ी बनवाई थी। उस बावड़ी का नाम आता आपके त्रिमुखी बावड़ी, जिसको मित्रों जया बावड़ी के नाम से भी जाना जाता। और ये त्रिमुखी बावड़ी, जया बावड़ी आपके कहाँ पर बनाई गई थी? देवारी में। देवारी की लोकेशन आपके आती है मित्रों उदयपुर में। ये भी क्वेश्चन जो है मित्रों आपको याद होना चाहिए। शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों सी ऑप्शन। चलो अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। बहुत बढ़िया सवाल है। अब जैन कीर्ति स्तंभ तो पढ़ा दिया था मित्रों मैंने आपको बताया था जैन कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़ में है। लेकिन मित्रों एक बात का अंतर है, विजय स्तंभ 9 मंजिल है और ये जैन कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल है भाई? 7 मंजिल बताया था। और इसकी जो ऊंचाई है 24.5 मीटर, ये भी बताया था पिछले एपिसोड में। देख लो भाई, ये कह रहा है कि ये स्तंभ जैन धर्म के तीर्थंकर शांतिनाथ जी को समर्पित है। क्या बात सही है? शांतिनाथ तो मित्रों जैनों के 16वें तीर्थंकर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये वाला जो आपका जैन कीर्ति स्तंभ है मित्रों, ये आपके किसको समर्पित है? जैनों के पहले तीर्थंकर, जिनका नाम आता है आपके आदिनाथ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऋषभ देव। आदिनाथ या ऋषभ देव जी को समर्पित है ये जैन कीर्ति स्तंभ। और आपको पता है मित्रों कि 1301 ईस्वी में बना था। एक जैन व्यापारी था जीजासा बगेरवाल, उसने बनाया था। 7 मंजिला है ये स्पष्ट ध्यान रखें। इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है और इसको फीट में पूछे तो 75 फीट। फीट तो पूछे तो 75 फीट है, मीटर में पूछे तो 24.5 मीटर है। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये वाले पॉइंट सही है। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और आपका पहला सही है, पहला गलत है। तो आंसर होगा 2, 3, 4। और ऐसा आपको विकल्प कौन सा मिला है? ये मिला आपका बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खूब सारे साथियों ने बी रिप्लाई किया। क्या बात है, जबरदस्त। चलो भाई, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ की बात कर रहा है मित्रों।
कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। बताइएगा। शानदार क्वेश्चन आया। ये इमारत राणा कुंभा ने सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 48 में बनवाई। मैंने बताया अभी आपको, ये सारंगपुर या मालवा का जो युद्ध है मित्रों, ये आपके 1437 में लड़ा गया। और आपको पता है मित्रों, सारंगपुर मालवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा ये, और आता है परीक्षा में कई बार। मैंने आपको ये वाला सवाल तो पहले एपिसोड में करवा दिया था। ये सारंगपुर मालवा का युद्ध लड़ा गया 1437 में। ये किस किस के बीच हुआ था? तो मेवाड़ के शासक राणा कुंभा और मालवा के एक सुल्तान थे। उस मालवा के सुल्तान का नाम था मित्रों क्या? महमूद खिलजी फर्स्ट। दोनों के बीच हुआ था। और इस युद्ध में मेवाड़ के शासक कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया था। उसी के विजय उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ बनाया। इस इमारत की 8वीं मंजिल पर अर्धनारीश्वर प्रतिमा, बरा प्रतिमा और पार्वती की प्रतिमा लगी हुई। मित्रों ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 8वीं मंजिल पर मित्रों कोई भी मूर्ति नहीं है, एक भी मूर्ति नहीं है। तो फिर अर्धनारीश्वर प्रतिमा कहाँ से होगी मित्रों? और वरा प्रतिमा कहाँ से होगी? पार्वती प्रतिमा कहाँ पे होगी? तो ये सेकंड नंबर का विकल्प जो है मित्रों, ये आपका गलत है। ये राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है, बताया भी, जिस पर 15 अगस्त 1949 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। बिल्कुल ये वाली बात सही। ये इस इमारत की 9वीं मंजिल पर अत्रि और महेश के द्वारा लिखी गई कुंभलगढ़ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ये गलत हो गया। अत्रि और महेश ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति नहीं मित्रों, ये आपके एक प्रशस्ति लिखी थी, इसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति को तो केवल महेश ने लिखा था, और दोनों बाप बेटों ने मिलकर कुंभा की विजयों का वर्णन किया था, जो 9वीं मंजिल पर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसलिए आपका ये वाला विकल्प भी क्या है? गलत है। कितना गजब का क्वेश्चन था। अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो ऐसी गलतियां हम एग्जाम में कर सकते हैं, उस गलती से हमें बचना है। पहला सही है, तीसरा सही है। तो यहाँ उसने पूछा आपको सही विकल्प का चयन करना, कर देंगे भाई। तो यहाँ केवल आपके 1 और 3, तो यहाँ आपका उत्तर होगा क्या? सी ऑप्शन। तगड़ा प्रश्न पूरा हुआ। आओ अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मेवाड़ के शासक कुंभा के संदर्भ में गलत विकल्प की पहचान करनी है। बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन है। गलत विकल्प का चयन करना, कर ले। ये पहला पॉइंट क्या लिखा? इन्होंने 1452 में अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। अचलगढ़ दुर्ग आपके सिरोही में स्थित है, परमार शासकों ने बनाया था। हालांकि इसका पुनर्निर्माण अगर देखा जाए तो मेवाड़ के शासक कुंभा ने करवाया, जो 1452 में। ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल क्या है? सही है। फिर ये कह रहा है कुंभलगढ़, अचलगढ़ और बोमट दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। देखो मित्रों, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में और बोमट में नहीं करवाया था। बोमट की जगह अगर ये चित्तौड़ लिखता तो आपका सही होता। और बोमट दुर्ग भी बिलों को कंट्रोल करने के लिए उदयपुर में बनाया था कुंभा ने। और ये आपका जो है मित्रों कुंभ श्याम मंदिर वाला, ये वाला सेकंड पॉइंट गलत हो गया। और वन रक्षक में सवाल आया था, राजस्थान में कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? 2022 में पूछा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आंसर बताना। हालांकि 3 जगह है, याद रख लेना, ठीक है भाई। और ये भी बता देता हूं मैं, बोमट दुर्ग, ये बोमट दुर्ग आपके कहां पर है? तो उदयपुर में है, याद रखिएगा मित्रों। और इसकी अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया? मेवाड़ के शासक कुंभा ने, बिलों को कंट्रोल करने के लिए राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। ठीक है, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार और कर्ण और भोज के समान दानवीर बताया गया। ना जी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ऐसा नहीं कहा गया। ऐसा तो अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ दुर्ग में 1460 में लिखी गई और महेश के द्वारा लिखी गई थी। उसमें कहा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में तो कुंभा की विजयों का वर्णन है। ये तीसरा विकल्प भी गलत है। ऐसे ही तो क्वेश्चन डुबोते हैं। इन्होंने रणमल राठौड़ की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। क्या ये वाली बात सही है? अब देख लो भाई, रणमल राठौड़ की सहायता से। रणमल राठौड़ तो कहाँ का है? तो ये मारवाड़ का है। अब तुम्हें पता है मित्रों, रणमल राठौड़ कौन था? राणा लाखा का साला, हंसाबाई का भाई था। और राणा लाखा का बेटा था मोकल। और मोकल किसका पिता था? तो ये आपके कुंभा का। तो ये अपने पिता की बात करा ना, इसके पिता मोकल, ये वाली बात सही। मोकल की हत्या आपके जिलवाड़ा राजसमंद में चाचा मेरा, महपा पवार, इन लोगों ने मिलकर कर दी थी। और कुंभा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए
मेवाड़ के शासक रणमल राठौड़ की सहायता ली थी। ये वाला पॉइंट आपका सही है। अब यहाँ दूसरा तीसरा गलत और आपसे पूछा गलत विकल्प, ऐसी स्थिति में अपना उत्तर होगा क्या? बी। बहुत बढ़िया। कभी कभी जोरदार प्रश्नों को इस तरीके से किया जाता है और मैं कह रहा हूं कितने बारीक से अंतर है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते तो ऐसे सवालों को कितने जल्दी गलत कर बैठोगे, पर गलती नहीं करना है। अभी तो अपने पास में प्रैक्टिस करने का समय है। उस एग्जाम से पहले आपके सामने एग्जाम के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन लेंथी लगे और लेंथी पेपर आ रहा है आज का, और आज के पेपर को करना पड़ेगा तो इस तरीके का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। चलो अगले प्रश्न पर आओ, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मेवाड़ रियासत के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। कर देंगे भाई, सही विकल्प पूछ रहा मेवाड़ के बारे में, आप पढ़ लो एक बार और बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी आपको पता है कितने खंभों की है? 12। और इस पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभे की छतरी आपके कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में। याद रखना, ये क्वेश्चन सीईटी में आया हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। ठीक है, ये वाला पहला पॉइंट एकदम 100% क्या है मित्रों? सही है। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा, मालवा के सुल्तान नासिर शाह खिलजी थे। क्या सही है क्या? ये देख के बताना। चंदेरी के मेदिनी राय ने राणा सांगा से महमूद खिलजी द्वितीय के विरुद्ध सैनिक सहायता मांगी थी। क्या ये वाला पॉइंट सही है? और आपको पता होता है इस महमूद खिलजी द्वितीय को अपने मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में हराया था। गागरोन का युद्ध लड़ा गया था 1519 में, और चंदेरी का मेदिनी राय नाम का व्यक्ति था। बिल्कुल, ये वाला तो सही है। फिर केरा की बयाना के युद्ध के समय, बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 में। इसमें बाबर और सांगा के बीच लड़ा गया। सांगा ने बाबर को पराजित किया था। ये कह रहा बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा था। क्या ये वाला सही है? क्या आंसर हो सकता है इसका? मुझे तो लगता है कि बयाना के युद्ध के समय बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा नहीं था, और ये बयाना का जो किला था ये मुझे लग रहा है कि ये किसके पास था? मेहंदी ख्वाजा के पास था। एक बार थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करते हैं क्योंकि गलत ना हो। और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन जब इस तरीके का आता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें ये करता है मजबूर कि क्या शानदार क्वेश्चन आपका पूछा है। तो मित्रों बिल्कुल ये सही बात कह रहा है और उपयुक्त सभी सही बता रहा। ये कह रहा है कि राणा सांगा के समकालीन दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा था, मालवा के सुल्तान नासिर शाह खिलजी थे, और बयाना युद्ध के समय बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा था। जबकि बयाना युद्ध हुआ था, उस बयाना का जो दुर्ग था वो मेहंदी ख्वाजा के पास था। वो ऐसा सवाल है। तो यहाँ चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा मित्रों ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। सरकारी ऑप्शन पहली बार राइट हुआ है मेवाड़ में। आओ अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। मेवाड़ के शासक कुंभा के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। क्या शानदार क्वेश्चन है, अब बता दो। राणा कुंभा ने नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में मुजाहिद खां की सहायता की और शम्स खां को हराया। क्या बात सही है? पढ़ लो एक बार अच्छे से फिर बताना। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष मेवाड़ और गुजरात के बीच विवाद का मुख्य कारण बना। क्या नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण ही मेवाड़ और गुजरात के बीच में विवाद हुआ था? क्या ये वाली बात सही है? चांपानेर की संधि मालवा के सुल्तान, बताया था चांपानेर की संधि होती है 1456 में, मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं के बीच हुई थी। और ये कह रहा है कि मित्रों मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी जो फर्स्ट है मित्रों, इस महमूद खिलजी फर्स्ट का जो प्रतिनिधि है वो आपके किसको बता रहा है? ताज खां को बता रहा है। और इनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य रतिसार ग्रंथ लिखा जो आपके 5 भागों में विभाजित है। अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेवल का सवाल है।
देखो मित्रों, पहला विकल्प कहीं ना कहीं गलत लग रहा है तुम्हें। नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में मुजाहिद खां से तो कुंभा ने लड़ाई लड़ी थी और इसके खिलाफ तो युद्ध लड़ा था। और कुंभा ने किसका साथ दिया था? शम्स खां का। तो शम्स खां का तो कुंभा ने साथ दिया, मुजाहिद खां को हराया था। तो ये वाली पहली जो लाइन है मित्रों, इसको उल्टा लिख रखा है, याद रख लेना। और नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में कुंभा ने मुजाहिद खां को हराकर अपने जो है मित्रों शम्स खां को सौंप दिया था। तो ये पहला विकल्प क्या हो गया? गलत। और ये अगला लिख रहा है, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष मेवाड़ गुजरात के बीच विवाद का मुख्य कारण बना। वेरी गुड, क्या बात है। ये मुजाहिद खां इसके पास शरण लेने गया गुजरात के पास। गुजरात में कौन था उस समय? कुंभा के समकालीन कुतुब शाह। तो कुतुब शाह नाम का एक व्यक्ति था, कुतुब शाह अली, इसके पास गया और आगे जाकर देखो कि गुजरात और मेवाड़ के बीच में ये विवाद का कारण बना। तभी तो इस कुतुब शाह अली गुजरात के ने और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट ने, दोनों ने चांपानेर की संधि की थी। संधि करके 1457 में बदनौर के युद्ध में कुंभा को हराने आते हैं, लेकिन कुंभा इनको हरा देता है। और कुंभा ने बदनौर के उस 1457 के युद्ध में अपने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया। उसके उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर बनवाया उसने बदनौर में, जो पहले बिलवाड़ा में पड़ता था, आज उसकी लोकेशन कहाँ आती है? ब्यावर में। तो ये वाला पॉइंट आपका एकदम सही है और तीसरा भी सही है, पर यहाँ चौथा विकल्प फिर गलत। कामराज रतिसार 5 भागों में नहीं है कुंभा की पुस्तक, इसके भाग है कितने? 7। ये 7 भागों में है मेरे लाल, इसलिए गलत हो गया। 5 भागों में तो कुंभा का कौन सा ग्रंथ है? लास्ट क्लास में पढ़ा के गया था, संगीत राज पढ़ाया था। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये संगीत राज के क्या है? टोटल 5 भाग, याद रखना। तो ये चौथा गलत, पहला गलत। गलत विकल्प भी पूछा ना, क्या बात है भाई साहब। तो पहला और चौथा गलत है, ये आपका डी आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संगीत राज पुस्तक 5 भागों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प उस पुस्तक से संबंधित नहीं है? देख लो मित्रों, इसमें से कौन सा एक भाग है जो आपके संगीत राज पुस्तक से संबंधित नहीं है? देखो मित्रों, बताया था पाठ्य रत्न कोश इसका भाग है और गीत रत्न कोश भी है, वाद्य रत्न कोश भी है, लेकिन ये कृति रत्न कोश नहीं है। नहीं है तो फिर ये उत्तर होगा इसका डी। तो 3 तो लिखे, 2 और मैं लिख देता हूँ। पाठ्य गीत, एक आपके आ जाता है नृत्य रत्न कोश, याद रख लेना क्या नाम है? नृत्य रत्न कोश। और एक लास्ट वाला है, उसका नाम आता रस रत्न कोश। मैंने आपको एक ट्रिक से याद भी करवाया था। पाठ्य मतलब पढ़ो, गीत मतलब गाओ, नृत्य मतलब नाचो, वाद्य मतलब बजाओ, रस मतलब आनंद लो। पढ़ो, गाओ, नाचो, बजाओ, आनंद लो, याद रह जाएगा। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, ये इसके 5 भाग है। और यहाँ जो विकल्प होगा मित्रों, ये आपका क्या होगा? डी। और कुंभा संगीत में इंटरेस्ट रखता था, वीणा बजाता था, तभी तो कुंभा को इतिहासकारों ने संगीत अभिनव, जो अभिनव भट्टाचार्य है, उसकी उपाधि दी। आओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नीचे 2 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा कारण आर के रूप में लिखा है, और सही कोट की जो है मित्रों आपको पहचान करनी है। कर लो भाई, कथन कारण वाला सवाल है। कह रहा कि मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय को पराजित किया था। क्या सही है? क्या है पॉइंट? मुजफ्फर शाह जो द्वितीय है, उसने सांगा के विरोधी मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय की सहायता की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब बता दो, इस तरीके के लेवल के सवाल पढ़ेंगे तो आरपीएससी पूछे या अधीनस्थ बोर्ड पूछे, कुछ ही पूछ ले, सवाल तो आ जाएंगे, पर ये लेवल पढ़ना पड़ेगा, तब आएगा क्वेश्चन। गए जमाने जिसमें पूछा जाता था इस तरीके के सिंगल क्वेश्चन, अब तो कथन कारण कालक्रम वाले सवाल पढ़ने पड़ेंगे। बता दो क्या होगा आंसर। देखो मित्रों, मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय को पराजित किया, और मुजफ्फर शाह द्वितीय को इसलिए हराया था कि उसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय की सहायता की थी। बिल्कुल, ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है। ऐसी कंडीशन में इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन करो। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक है जो राणा कुंभा से संबंधित नहीं है? मैंने आपको सारी कुंभा की पुस्तकें पढ़ा दी थी,
सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा और देवमूर्ति प्रकरण। इन चार में से कौन सी एक बुक है जो कुंभा ने नहीं लिखी? बाकी आपको पता है मित्रों, मैंने आपको बताया था मेवाड़ के शासक कुंभा ने गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है, इस पर भी टीका लिखी। गीत गोविंद के अलावा बाणभट्ट की पुस्तक है एक आपके चंडी शतक, उस पर भी कुंभा ने क्या लिखी? टीका लिखी। इस पर भी टीका लिखी। एक सारंगधर की पुस्तक है, उसका नाम है संगीत रत्नाकर। इन तीनों पुस्तकों पर टीका लिखी। तो संगीत रत्नाकर, चंडी शतक और गीत गोविंद, इन पर टीका लिखने का जो श्रेय जाता है ये आपके मेवाड़ के महाराणा कुंभा को जाता है। और एक अभी सवाल किया ही था आपने, कुंभा की पुस्तक संगीत राज जो टोटल कितने भागों में डिवाइड है? 5। और मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 7 भागों वाली एक बुक भी लिखी, उसका नाम है कामराज रतिसार। और ये कामराज रतिसार जिसके टोटल कितने पार्ट है? 7 भाग। अब उसने पूछा कौन सी एक पुस्तक कुंभा से रिलेटेड नहीं है? सुधा प्रबंध उनकी किताब है, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा है, देवमूर्ति प्रकरण नहीं। देवमूर्ति प्रकरण जो पुस्तक है मित्रों, ये मंडन की पुस्तक है। ठीक है मेरे लाल, इस तरीके से आपका ये जबरदस्त और शानदार प्रश्न जो था ये भी पूरा हुआ। और यहाँ इसका आंसर होगा डी विकल्प। आगे चलते हैं। राणा कुंभा के दरबारी विद्वान मंडन जो थे, उसकी किस रचना में धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मंडन की पुस्तकें लिखी है मित्रों, रूप मंडन, कोदंड मंडन, राजवल्लभ और देवमूर्ति प्रकरण, ये कुंभा की पुस्तकें हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी बुक है जिसमें आपके क्वेश्चन पूछा गया कि धनुष निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है, बताइएगा। शानदार सवाल। एक बार जरूर क्लास को लाइक और शेयर करें सभी साथी, शानदार क्वेश्चन है। चलो बी ऑप्शन आ रहा है, सही उत्तर बता रहे मतलब है ना। तो ये मंडन की पुस्तक है कोदंड मंडन, जो याद रख लेना धनुष निर्माण की जानकारी देती है। मित्रों देवमूर्ति प्रकरण जो पुस्तक है ये भी मंडन की पुस्तक है, इसमें मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी मिलती है। मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कुंभा का दरबारी विद्वान था मंडन, इसका भाई था नाथा, याद रखना। और मंडन आपके राजस्थान में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है मित्रों, उस कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार भी। ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछा गया। ठीक है मित्रों, फिर बात कर लेते हैं मंडन की। इसका एक भाई था, भाई का नाम था मित्रों नाथा। इसके भाई नाथा ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था मित्रों आपके वास्तु मंजरी। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आया हो। इस मंडन का एक बेटा था गोविंद, गोविंद बेटा था इसका। गोविंद ने एक पुस्तक लिखी थी कला निधि, कला निधि। मंडन का पूरा खानदान तुम्हारे सामने है भाई, ठीक है। तो यह आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। आओ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। बताओ लास्ट क्वेश्चन आज के एपिसोड का क्वेश्चन है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़े गए खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में भाग लेने वाले राजाओं के युग्म में से कौन सा एक विकल्प असत्य है? आपको पता है कि खानवा के युद्ध से पहले अपने राणा सांगा ने मेवाड़ के सभी शासकों को पत्र लिखे थे, पाती परवन भेजे थे। और खानवा का युद्ध आपको पता है 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। और ये आपका जो खानवा का युद्ध है, ये खानवा स्थान आपके भरतपुर जिले की रूपवास तहसील पड़ती है मित्रों, वहां लड़ा गया। और इस खानवा के युद्ध में क्या परिस्थिति रही थी? तो इस खानवा के युद्ध में बाबर विजयी हुआ था, बाबर की जीत हुई थी भाई, ठीक है। और ये बाबर की जीत हुई थी, ये भी क्वेश्चन याद रखना। अब खानवा के युद्ध में तो कई रियासतों के लोगों ने भाग लिया था। आमेर की तरफ से पृथ्वीराज कछवा ने भाग लिया, ये वाला पॉइंट तो एकदम 100% सही। मारवाड़ की तरफ से कह रहा है कि जसवंत सिंह फर्स्ट ने भाग लिया, तो ये गलत है मित्रों। मारवाड़ का शासक था अपने सांगा के समकालीन गांगा, और गांगा का पुत्र था मित्रों मालदेव। तो राव मालदेव ने भाग लिया था, जसवंत सिंह ने भाग नहीं लिया।
राव मालदेव था और ये मारवाड़ के शासक गांगा का पुत्र था और गांगा की हत्या करके राजा बनाता है। मारवाड़ का पहला पितृहंता शासक है ये मालदेव। 52 युद्धों का विजेता, हशमत वाला बादशाह, वैभवशाली राजा ये मालदेव है, याद रखना। बीकानेर की तरफ से राव कल्याणमल ने भाग लिया, देवलिया की तरफ से रावत बाग सिंह ने भाग लिया, बिल्कुल। और देवलिया स्थान कहाँ पड़ता? प्रतापगढ़। ये रावत बाग सिंह वही बंदा है जिसने चित्तौड़ के दूसरे साके में केसरिया किया। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया करने की जिम्मेदारी अगर किसी ने ली थी तो याद रख लेना वो रावत बाग सिंह ने ली थी। जब बंदा केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए तो इसी रावत बाग सिंह का स्मारक आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इस रावत बाग सिंह का स्मारक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पांडनपोल दरवाजे पर, पांडनपोल दरवाजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, याद रख लेना। उस दरवाजे पर रावत बाग सिंह का क्या बना हुआ? स्मारक। ये आज का एपिसोड आपका पूरा हुआ। एक बार कमेंट करके बताओ कैसा लगा सेशन, और जबरदस्त लगा है। और अगर इसी तरीके से मेवाड़ की और भी अन्य क्लास पढ़ना चाहते हो, जो अभी मैंने लगभग ये मान के चलो कि 50 के 60 क्वेश्चन करवाए 3-4 क्लास में, लगभग 150 क्वेश्चन में इसके अंदर करवाऊंगा, खूब डिटेल से पढ़ाऊंगा। वो सारी क्लासेज आपको अभ्यास बैच के अंदर मिलेगी मेवाड़ की, बाकी वाली। और ये बैच मात्र 99 रुपए में अवेलेबल है। अभी मौका आपके पास 25 मई से 3 जून 2026 तक दिव्य दृष्टि क्लासेज पर मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये ऑफर आपको दिया गया है। फिर दूसरी बात, ये अभ्यास बैच 99 में मिलेगा। दक्ष बैच अगर आप लेना चाहते हो तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी और एमसीक्यू उसमें मिलेगी। करंट अफेयर्स के उसमें 800 टॉप एमसीक्यू मिलेंगे टॉपिक वाइज। दक्ष बैच मात्र 39 रुपए का है। और तुम्हें मेरे से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है तो आप इस अभ्यास बैच को ज्वाइन करो, जो मात्र आपके 99 रुपए में अवेलेबल है। कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो आपके टॉपिक वाइज है, जिसमें आपको इसी तरीके के नए पैटर्न पर सवाल मिलेंगे, चाहे वो आपके राजस्थान हिस्ट्री के हो, चाहे राजस्थान का कल्चर का हो, चाहे करंट के सवाल हो। वो 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करंट के, हिस्ट्री के 1400 से ज्यादा क्वेश्चन, कल्चर के 1600 से ज्यादा क्वेश्चन, लगभग अपने 5000 से ज्यादा सवाल होंगे इसके अंदर। 100-150 पेपर इसके अंदर हैं तो अपलोड हो गए। 40-50 पेपर और अपलोड करूंगा। और लगभग इसके अंदर जो अगर प्राइस की बात करूं तो मात्र 39 रुपए में अवेलेबल है। तो दिव्य दृष्टि क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लें। और आपको लगता है कि शानदार तैयारी हमें करनी है तो हमारे साथ इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में, अभ्यास बैच में, दक्ष बैच में, किसी भी बैच में आप इनरोल होकर शानदार तैयारी करें। धन्यवाद। कैसा लगा सेशन? अंत में जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। पहली बार जुड़े और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।